हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट स्टडी। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का स्कीम कुछ ही दिनों में अनाउंस होने वाला है और हम इस प्लेटफॉर्म से आपको अंग्रेजी, हिंदी और सामाजिक विषय के प्रैक्टिस सेट आपको देते हैं, जिससे कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी में बहुत ही अच्छे से आप उसे कर पाएं। तो इस क्रम में आज यह सामाजिक विज्ञान का आपका पहला प्रैक्टिस सेट। बच्चों की भारी डिमांड थी कि सर टॉपिक वाइज आप अगर प्रैक्टिस सेट देते हैं तो थोड़ा सा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। तो इसी क्रम में आज हम कक्षा 10 के सामाजिक विषय का यह प्रैक्टिस सेट आपको दे रहे हैं और ये जो लक्ष्य है वो बोर्ड 2023 का है। यहाँ मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैं श्रृंखला स्टार्ट कर चुका हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सारे प्रश्न इसी श्रृंखला से आपके आने वाले हैं। और यदि आप सभी सारे प्रश्नों को नोट करते हुए और अपने माइंड में सेटअप करते हुए आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर रिजल्ट आपका 99% तक पहुँच सकता है। तो इस विश्वास के साथ सामाजिक विषय का यह प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह सेशन बहुत ही बेहतरीन लगने वाला है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत समझ में आ रही हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन में नए बन रहे हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि सेशन को शुरू से लेकर अंत तक देखें। सेशन को लाइक करें, लाइक करने के पश्चात आप एक शेयर जरूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आने वाले जितने भी प्रैक्टिस सेट है आपको उसका नोटिफिकेशन आपको अच्छी तरह से मिल सके। तो ज़्यादा समय को डिले ना करते हुए सीधे हम चलते हैं आपके क्वेश्चन की ओर। तो आज का ये जो पहला क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज हम चलेंगे और आज का ये टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद। चूँकि वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है तो वर्ल्ड हिस्ट्री से आपके क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उस क्रम में आज आपका पहला जो क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ है। तो राष्ट्रवाद के प्रारंभ किस देश में हुआ है, उसका जो ऑप्शन है वह है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन इटली, तीसरा ऑप्शन फ्रांस, चौथा ऑप्शन इंग्लैंड। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था फ्रांस से। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था। नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ऑप्शन है जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो आपको ध्यान रखना है कि नेपोलियन का जो संबंध था वो फ्रांस से था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन फिर से आपका करेक्ट है। फ्रांस से ही राष्ट्रवाद का जन्म होता है, फ्रांस से ही नेपोलियन जैसे महान व्यक्ति का संबंध भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेपोलियन ने नागरिक संहिता को कब लागू किया था। ऑप्शन में आपको दिया जा रहा है 1804, 1815, 1829, 1841। तो ध्यान रखना है कि नेपोलियन ने नागरिक संहिता को 1804 में लागू किया था। तो ए ऑप्शन आपका एकदम राइट है। तो आप इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में अगला जो क्वेश्चन है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई। 1815 में, 1830 में, 1848 में, 1871 में। तो आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है, आप सोच के बताएंगे कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब हुई थी। तो ध्यान रखना है 1815 में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी।
क्वेश्चन का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा, तो ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण निम्न में से कौन थे? जिसका ऑप्शन आपके सामने ये है। नए मध्यम वर्ग का उदय, उदारवादी विचारधारा का प्रसार, क्रांतिकारियों का उदय, या इनमें से सभी हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रवाद के उदय के जो भी कारण बताए गए हैं उसमें नए मध्यम वर्ग का उदय भी बताया गया है, उदारवादी विचारधारा का प्रसार भी बताया गया है, क्रांतिकारियों का उदय भी बताया गया है। अर्थात तो आपका ऑप्शन डी जो होगा वो राइट होगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप समझ लीजिए कि इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं। यूरोप में किस दशक में बड़ी आर्थिक मंदी आई? 1820 में, 1830 में, 1840 में, या 1850 में? तो ध्यान रखेंगे आपका जो ऑप्शन राइट होगा वो होगा बी फॉर बम्बई। 1830 यूरोप में जो बड़ी आर्थिक मंदी आई थी वो सन 1830 में आई थी। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? आपका ऑप्शन है फ्रांस प्रशा का युद्ध, फ्रांस इटली का युद्ध, ऑस्टरलिच का युद्ध, या जोलवेराइन का युद्ध। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन भी आपके बड़े ही सटीक रखे गए हैं। राष्ट्रवाद के उदय के संबंध में भी जितने युद्ध हुए थे ये सारे युद्ध उसी समय के थे। तो फ्रांस प्रशा का युद्ध हुआ, फ्रांस इटली का जो युद्ध है, ऑस्टरलिच का युद्ध है, या जोलवेराइन का युद्ध है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है जो ये फ्रांस प्रशा का युद्ध हुआ था इससे जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूरा हुआ था। तो फ्रांस प्रशा का युद्ध ध्यान रखेंगे, ये आपका ऑप्शन राइट है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? तो यहाँ से आपको क्वेश्चन दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आप इसको रखेंगे, और इम्पोर्टेंट का मतलब इम्पोर्टेंट होता है। तो प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? आपका ऑप्शन है दिसंबर 1870 में, जनवरी 1870 में, जनवरी 1871 में, या जनवरी 1872 में। तो यहां आप ध्यान रखेंगे इसका जो सही आपका आंसर होगा जनवरी 1871, अर्थात ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको उत्तर पूरी तरह से ऑथेंटिक है और सारे डेट आपके ऑथेंटिक हैं, इसलिए इसको नोट डाउन करते चलेंगे और फैक्ट को दिमाग में सेट करते चलेंगे। आगे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? पहला, जूसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, नेपोलियन, या इनमें से कोई नहीं। तो जो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका थी वो थी ऑटो वॉन बिस्मार्क। ध्यान रखेंगे ये जो प्रशा आपका था, प्रशा जो राज्य था उसके ये मुख्यमंत्री थे, प्रशा के मुख्यमंत्री थे। यहाँ से एक एडिशनल जानकारी आपको रखनी चाहिए जिससे कि आपका यहाँ यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क जो थे उनका पद कौन सा था? तो वो उस समय वहाँ के सीएम थे, चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया? तो आपका जो ऑप्शन है वो है मेजनी, गैरिबाल्डी, कावूर, या ये सभी। तो ध्यान रखेंगे उस समय इटली के जो प्रमुख व्यक्तित्व थे वो उसमें मेजनी भी थे, गैरिबाल्डी भी थे, कावूर भी थे।
तो इटली के एकीकरण में इन तीनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था। तो यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ज्यूसेप्पे मैत्सनी को किसने सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया? ध्यान रखेंगे, सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन, ये एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट किसने दिया था वो आपको बताना है। आपके ऑप्शन है काउंटी काबूर, गैरीबाल्डी, मैटरनिख या विक्टर इमैनुअल। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैटरनिख। मैटरनिख एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ज्यूसेप्पे मैत्सनी को सामाजिक आदेश का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। आपका अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, गैरीबाल्डी संबंधित था। तो यहां आपके ऑप्शन है इटली के एकीकरण से, जर्मनी के एकीकरण से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से या रूस की राज्य क्रांति से। तो आपका उत्तर ध्यान आपको रखना है कि गैरीबाल्डी का जो संबंध था वो इटली के एकीकरण से था। गैरीबाल्डी का संबंध किससे था? इटली के एकीकरण से था। फिर अगला आपका क्वेश्चन बनता है, गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था? ऑप्शन ए आपका कह रहा है ऑस्ट्रिया, बी कह रहा है इटली, सी कह रहा है जर्मनी और डी कह रहा है रूस। तो अभी ऊपर आपको क्वेश्चन जो मिला है कि गैरीबाल्डी का संबंध किससे था, तो इटली था। तो इटली एक जो देश है उसकी राष्ट्रीय एकता के लिए गैरीबाल्डी ने अपना समर्पण किया था। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इटली। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके चल रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया? इंग्लैंड में राजतंत्र को कब समाप्त कर दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में यह भी आपका आता है और इसके ऑप्शन आपके हैं 1660, 1672, 1688 या फिर 1696। तो ध्यान रखना है कि इंग्लैंड में जो राजतंत्र को समाप्त किया गया था वो 1688 में समाप्त किया गया था। तो आपका सी ऑप्शन राइट माना जाएगा। ये आपके जो महत्वपूर्ण ऑप्शनल शब्द थे और इसके बाद मैंने दो छोटे क्वेश्चन को भी सेलेक्ट किया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको आप दिमाग में सेट रखिएगा। जॉल वेराइन क्या है? जॉल वेराइन क्या है? तो ध्यान रखिए, इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा कि जॉल वेराइन एक शुल्क संघ है। अगर आपका क्वेश्चन ये ऑप्शन में आता है तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? शुल्क संघ होगा। फिर अगला इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि इसका गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, इसका जो गठन था वो प्रशा की पहल पर, ध्यान रखेंगे प्रशा हमने आपको बताया कि वो स्टेट का नाम है, प्रशा की पहल पर 1834 ईस्वी में किया गया था। गठन कब किया गया था? पहला पॉइंट क्या है कि यह एक शुल्क संघ है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे, इसका गठन 1834 ईस्वी में किया गया था और इसके गठन का जो उद्देश्य क्या था कि इसमें शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया गया था। इसमें क्या किया गया था? इसके गठन का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? शुल्क अवरोध को समाप्त करना। तो जॉल वेराइन एक शुल्क संघ है। इसका जो गठन हुआ था वो प्रशा की पहल पर 1834 ईस्वी में किया गया था और इसमें शुल्क अवरोध को समाप्त कर दिया गया था। अगला जो महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है वो है, वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपका उत्तर क्या है? वियना संधि का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन द्वारा, ध्यान रखेंगे, नेपोलियन द्वारा जो परास्त हुए जो राजशाही थे उनको बहाल करना था। जो वियना संधि का प्रमुख उद्देश्य क्या था?
नेपोलियन द्वारा परास्त हुए राजशाही जितनी भी व्यवस्था थी उसको बहाल करने का प्रमुख उद्देश्य था तथा यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को स्थापित करना था। तो वियना संधि का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि नेपोलियन द्वारा जितने भी परास्त देश थे या जो भी राजशाही देश थे उनको बहाल करना था और यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को स्थापित करना था। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सन 1832 की संधि का नाम बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। सन 1832 की संधि का नाम बताना है जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। सन 1832 में एक संधि हुई थी और उसमें यूनान को स्वतंत्र किया गया था, तो उस संधि का नाम बताना है। तो आपका उत्तर है सन 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि। ध्यान रखेंगे यह क्वेश्चन आपका ऑप्शनल में भी आ सकता है कि कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुई थी, ये आपका ऑप्शन बन सकता है। तो सन 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। तो कुस्तुनतुनिया की जो संधि हुई थी वो यह बताती है वो सन 1832 में हुई थी और उसी 1832 ईस्वी की इसी संधि के कारण यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया गया था। तो सेशन आपको कैसा लगा? यह आपके फर्स्ट टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। सेशन कैसा लगा निश्चित तौर पे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। साथ ही साथ आपका आज का एक मैं क्वेश्चन भी दे रहा हूं इसी टॉपिक से। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई? कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर हमें देंगे। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई? सेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।